प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे जिस विषय पर बात करूंगा वह है मौर्य साम्राज्य के बाद हम पढ़ते हैं शुंग काल, कण्व और सातवाहन काल। तो हम इसको हम इस समय देखते हैं ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय सदी से लेकर ईसवी सन के प्रथम सदी, द्वितीय सदी, प्रथम सदी ईसवी और द्वितीय सदी ईसवी, यानी ये वो समय है जब हम बड़े विस्तृत और विशाल साम्राज्यों या राजनीतिक स्थायित्व की बात हमें पूरी तरह से सत्य प्रतीत नहीं होती है, कि दिखाई नहीं देती है। जैसे हम देखते हैं अशोक की मृत्यु के बाद ही वो चीजें हमें विस्तृत धरातल पे वो नजर नहीं आती हैं, और अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के बाद में जब पुष्यमित्र शुंग ने उस स्थान को पूरा करने का प्रयास किया, कुछ समय तक ठीक रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक जो स्थायित्व की हम बात करते हैं, उस स्थायित्व को भरने का प्रयास किया शुंगों ने, कण्वों ने और सातवाहनों ने, लेकिन वो अपने निष्कर्ष रूप में स्पष्ट रूप से कहें तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। और हम देखते हैं कि बाद में गंगा के दक्षिण में मथुरा, मगध, कौशाम्बी, विदिशा आदि में नवीन क्षेत्रीय राज्य और उनका उदय हुआ, इनका अस्तित्व में आए। इसके अलावा मध्य भारत में बरहुत, उज्जैन आदि राज्य अस्तित्व में आए। इसके अलावा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग है, पश्चिमोत्तर जो भाग है, उसमें हमें कई छोटे छोटे राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्य दिखाई देते हैं, उनका अस्तित्व में दिखाई देते हैं, उनका उदय हुआ। तथा रावी और यमुना के बीच का जो भाग था वहां पर जनजातीय कबीलाई गणराज्यों का उदय हुआ। इसी प्रकार उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से कई इकाइयों में विभक्त था। आप देखते हैं कि राजनीति में, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जब एक राजा, एक राज्य और उसके शासक कमजोर होते हैं, बड़े भूभाग का विघटन प्रारंभ होता है, राज्य का विघटन प्रारंभ होता है, क्षेत्रीय शक्तियां अपना सिर उठाती हैं, वह स्वतंत्र होने का प्रयास करती हैं। और जब राज्य छोटे छोटे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है, राज्य छोटे हो जाते हैं, कोई सार्वभौमिक शक्ति नहीं रहती जो एक विशाल साम्राज्य पर एक राजनीतिक एकता स्थापित करे और सभी क्षेत्रीय राज्यों को दबाकर अपने अधीन करके एक तंत्रात्मक, एक कुशल, स्थायी और राजनीतिक एकता के रूप में कोई शासन करे। तो वो जब स्थिति नहीं रहती, जब वो सत्ता नहीं रहती, तो क्षेत्रीय राज्य उदय होते हैं। छोटे छोटे राज्यों में विभक्त जब एक राज्य हो जाता है, एक साम्राज्य हो जाता है, तब उस पर आक्रमण करने का, उस पर आंख गड़ाने का, उस पर लालच की दृष्टि से, बुरी नजर की दृष्टि से देखना, उस पर आक्रमण करना, उसको लूटना, वहां पर शासन करना, ये दूसरी जो पड़ोसी या विदेशी शक्तियां इसी मौके की तलाश में रहती हैं कि राजनीतिक स्थिरता हो, छोटे छोटे राज्य हों जो आपस में लड़ते रहें और उनको पराजित करके उनको अपने अधीन करना, उसको जीतना,
वो उनको पराजित करना इतना मुश्किल नहीं होता था। और इसी मौके का फायदा उठाया विदेशी ताकतों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने। अब हम इनमें विदेशी आक्रमणकारियों में बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के बाद पुनः भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों के आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं और जिनका नेतृत्व क्रमशः यूनानियों ने, बैक्ट्रियनों के नेतृत्व में किया और शकों ने किया, पहलुओं ने किया और इसके अलावा कुषाणों ने। जो आप पढ़ेंगे कि जो विदेशी शक्तियां थी, ये जो मैंने आपका जिक्र किया, यूनानी, पहलव, शक और कुषाण, ये महत्वपूर्ण विदेशी जो शक्तियां जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, विशेषकर मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल से पहले, यानी प्रथम या क्यों कहें द्वितीय तृतीय सदियों में। और ये जो आप ये समय देखते हैं ईसा की प्रथम 3-4 सदियों तक, तो ये जो आक्रमणकारी शक्तियां हैं ये प्रमुख रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपको अस्तित्व में दिखाई देंगी, जिन्होंने बड़े भाग पर, छोटे भाग पर कहीं न कहीं शासन किया और लोगों को प्रभावित किया। जिनमें आप कुषाणों का देखेंगे, कुषाणों ने कनिष्क के नेतृत्व में एक विशाल विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। शकों ने पश्चिमी भारत पर शासन किया, उज्जैन, मथुरा, महाराष्ट्र आदि, जिनकी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं शकों की। तो शक कौन थे? पहले हम बात करते हैं शकों की। तो मध्य एशिया के जो जंगली क्षेत्र थे, वन क्षेत्र थे, चरागाह क्षेत्र थे, वहाँ उन प्रदेशों से में कई जनजातीय ऐसी जनजातियां थी, आदिवासी कबीलाई, जो निवास करती थी और उनकी कोई विशिष्ट सभ्यता और संस्कृति नहीं थी और वो संक्रमणकालीन तथा लड़ाकू, उनकी सबसे मुख्य विशेषता थी लड़ाकू और खानाबदोश, घुमक्कड़, जिनके बल पर उन्होंने पलायन किया और कई देशों में आक्रांता की भूमिका में, आक्रमणकारी की भूमिका में हमें नजर आते हैं। दूसरी सदी ईसा पूर्व मध्य में एशिया में उथल पुथल का समय था, जिसका विवरण हमें सुमाचीन के ग्रंथ सीयूकी में मिलता है। पानकुकरत सीकी और पानकुकरत सीएन हांसू और फानेकृत हाउ हांसू आदि ग्रंथों से भी हमें प्राप्त होता है। चूंकि चीनी ग्रंथ समकालीन थे, उसी समय के लिखे हुए हैं, तो हम इन पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, इनको विश्वसनीय मान सकते हैं। इन ग्रंथों से ज्ञात होता कि इस समय ये लड़ाकू जातियां आपस में लड़ रही थी और अपने लिए नई नई जगहों की, अपने अपने नए राज्यों की अपनी तलाश कर रही थी और बाहर निकल रही थी। इस प्रक्रिया में यूची, इसका भी आपको विस्तार से अध्ययन करना। यूची का ही अर्थ है, यूची जाति जो थी वही थी कुषाण। इसी प्रक्रिया में यूची लोगों से परास्त होकर शकों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। जब ये आक्रमण की, भ्रमण की, खानाबदोश की, लड़ने की, अपने लिए एक स्थायी जगह की तलाश में, राज्य की तलाश में जब ये जातियां एक दूसरे पर आक्रमण कर रही थी, तो कुषाणों पर दूसरी जाति ने आक्रमण किया, कुषाणों ने शकों पर किया और शकों ने अपना जान बचाने के लिए अपने राज्य को छोड़ दिया और वो दो शाखाओं में विभाजित हो गई। तो शकों ने सरदरिया के उत्तर में बसे थे छोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा और उसकी कुछ शाखाएं तत्र यत्र तत्र इधर उधर बिखर गई। शकों का मूल स्थान सिथिया नामक प्रदेश था। चीनी इतिहासकारों द्वारा उल्लिखित से नामक जाति को शक यानी शकी जाति माना गया है। कारपेथियन पर्वतमाला और दोन नदी के बीच का प्रदेश सिथिया कहलाता था। शकों का भारत में प्रवेश चीनी लेखों से ज्ञात होता है कि दक्षिण दिशा में शक पिन में बसे। पिन का समीकरण राय चौधरी और स्टेन कपिसा के साथ करते हैं, क्यों कपिसा में आकर बसे। कुछ काबुल मानते हैं। चीनी लेखों के आधार पर कुछ विद्वानों
मानते हैं कि शक उत्तरी मार्ग से नहीं बल्कि सिंधु घाटी के दक्षिण मार्ग से होते हुए भारत की तरफ आए थे, और इसके लिए वे ईरानी प्रभाव का उल्लेख करते हैं। शकों के नाम के साथ जुड़े दामन शब्द ईरान के दमन, कारमदक नदी के कारदमक वंश की उत्पत्ति आदि निष्कर्ष से मानना उपयुक्त होगा कि शकों का एक नहीं बल्कि 2 शाखाओं में भारत में प्रवेश किया, यानी उन्होंने 2 शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश किया था। पहली जो शाखा थी यह सही वेंग कहलाती थी। फ्रैंक के अनुसार वेंग का अर्थ होता राजा, अतः उसने शाखा का बोध नहीं होता, परंतु स्टेन कोनोई कामत की वेंग शब्द का अर्थ है मुरुंडे अर्थात स्वामी। उसके अनुसार सी वेंग शकों की वह शाखा थी जिसके अधिपति मुरुंडे उपाधि धारण करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में भी मुरुंडों का वर्णन मिलता है, और यह शाखा उत्तरी मार्ग से किपिन अर्थात कपिसा होकर आई थी। दूसरी शाखा ये सिंधु नदी घाटी के दक्षिण मार्ग से होकर आई थी। भारत में आने से पहले ईरान में रही होगी, क्योंकि उन पर ईरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हमें दिखाई देता है। शकों के प्रारंभिक आक्रमण। भारतीय साहित्य में शकों का प्राचीनतम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में शकों को शाकल अर्थात सियालकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, सियालकोट के पश्चिमोत्तर में स्थित कहा गया तथा पहलवों और किरातों, बर्बरों और यवनों की कोटि में रखा गया है। यह ग्रंथ लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व का है। रामायण में शकों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर में शकों का प्रवेश ईसा की सदी से पहले ही प्रारंभ हो गया था। महाभारत में शकों को भद्र देश की राजधानी के उत्तर पश्चिम के प्रदेशों का निवासी बताया गया है। उनके नाम पहलवों, बर्बरों, किरातों के साथ आया है। हरिवंश पुराण में भी कंबोजों और यवनों के साथ शकों का उल्लेख किया गया है। भारत पर शक आक्रमण की परंपरा मध्ययुगीन जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में मिलती है। इसके अनुसार कालक नामक जैन आचार्य मालवा के शासक गर्द बिल्ल से रुष्ट था। वह शकुकुल गया और उसने शकों को मालवा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। शकों ने सिंधु घाटी पार करके सिंध और सौराष्ट्र को जीता और वर्षा काल के बाद मालवा पर आक्रमण कर उज्जैनी के गर्दबिल को पराजित कर दिया। 14 वर्ष पश्चात उसके पुत्र विक्रमादित्य ने शक्ति बटोर कर शकों को मालवा प्रदेश से खदेड़ दिया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत चलाया 57 ईसा पूर्व। इस परंपरा की ऐतिहासिकता का कोई प्रमाण नहीं है, परंतु ये असंभव या असत्य भी नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो इतिहासकारों में सर्वमान्य नहीं है। भारत में शकों का प्रारंभिक इतिहास को सर्वथा सुसंगत ढंग से प्रस्तुत करना निश्चय ही दुष्कर है। इस विषय पर काफी मतभेद है। सिक्कों से इतना स्पष्ट है कि शकों की एक शाखा ने उत्तर भारत में मथुरा पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, और कालांतर में शक अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैले और उन्होंने वहां पर बड़े क्षेत्रों पर, भूभाग पर शासन किया। और अब आगे जो वीडियो है, हम उन वीडियो में जो इनकी जो शाखाएं हैं शकों की, जो तक्षशिला के शक हैं, मथुरा के हैं, या जो महाराष्ट्र के शक हैं, उनके संदर्भ में इनकी उल्लेख हम करेंगे। धन्यवाद।